ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। हम लोग आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टैक एलोकेशन। एलोकेशन है तो मेमोरी होगा, है कि नहीं? तो उसी का चर्चा होना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि स्टैक एलोकेशन की जरूरत कहाँ पड़ेगी। तो इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं, है ना। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, दूसरा फंक्शन तीसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, तीसरा फंक्शन चौथे फंक्शन को कॉल कर सकता है। इतना ही नहीं, एक फंक्शन मल्टीपल फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। एक फंक्शन के अंदर से हम लोग एक से अधिक, चाहे जितना चाहे उतना फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं या नहीं भी कॉल कर सकते हैं। ये हमारी जरूरत पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको सिस्टम कैसे हैंडल करता है। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके, कि ये स्टैक एलोकेशन की जरूरत कहाँ पड़ेगी? जब हमारा फंक्शन फंक्शन को कॉल करेगा, राइट। तो इसमें देखिए, इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया है कि स्टैक इज और स्टोरेज इज ऑर्गेनाइज्ड एज स्टैक। कि स्टोरेज जो होता है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो स्टैक के फॉर्म में। और वी आर नोइंग वेरी वेल स्टैक क्या होता है, मेमोरी लोकेशन ही है। लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई हो जाता है, क्या कि जब भी कोई आप डाटा रखेंगे इनसाइड स्टैक यानी इनसाइड मेमोरी, तो यू हैव टू पुट दैट डाटा एट टॉप ऑफ मेमोरी ओनली, है ना। और उसी तरीके से जब डाटा को आपको निकालना होगा तो यू हैव टू पॉप डेटा फ्रॉम ओनली फ्रॉम टॉप ऑफ अ स्टैक। तो इसीलिए इसको ऑपरेशन का नाम क्या दे दिया गया है, स्पेसिफिक नेम दिया गया है। वन इज पुश, डालना, और अनदर वन इज पॉप, निकालना। डेटा को कहां से निकालेंगे? फ्रॉम मेमोरी, राइट। कंडीशन अप्लाइड क्या है कि दोनों जो ऑपरेशन होगा इट इज ऑलवेज अप्लीकेबल एट टॉप ऑफ स्टैक। टॉप का मतलब हमेशा ऊपर से, जहां मन वहां से आप डाटा ना तो निकाल सकते हैं ना डाटा डाल सकते हैं। जब भी डालेंगे तो मेमोरी के टॉप पोजीशन पर ही आप डाटा को क्या करेंगे, डालेंगे या फिर डाटा को निकालेंगे। दैट मीन्स कि इस मेमोरी में जो चेंजेस होता रहेगा वो किसका होगा, स्टैक के टॉप का। कि अगर आपने डाटा डाला तो टॉप को फिर बढ़ावें, डाटा डाला तो फिर टॉप को ऊपर ले जाएं। और उसी तरीके से अगर आपने डाटा निकाला तो आप क्या कहेंगे, कुछ नहीं, टॉप को नीचे लाएंगे, एक से माइनस करते जाएंगे। जितनी बार डाटा निकालेंगे हम टॉप को क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे वन बाय वन, ठीक है। तो ये बात बेसिक हुई। किसकी किसकी बात हुई कि अभी मैंने डिस्कस किया सिंपली स्टैक क्या है। तो स्टैक कुछ नहीं, एक मेमोरी लोकेशन है, उसमें डाटा हम टॉप पे डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ स्टैक की जरूरत क्या है, तो स्टैक का ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या करने में, मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने में, स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करने में, है ना, सजाने में। किस बात के लिए? एंड एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स आर पुश्ड। अब देखिए, फिर कुछ शब्द आए, पहले हम लोग जो जो शब्द इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं उसको थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे। एक्टिवेशन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तो आप समझते हैं, रिकॉर्ड क्या होता है, जिसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन आप क्या करते हैं, एक साथ स्टोर कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ भी वही है, इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, हम स्टोर करेंगे। अब सवाल उठता है किसका, है कि नहीं। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कहाँ इस्तेमाल होगा, फंक्शन कॉलिंग में। तो ये जो इंफॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, फंक्शन का ही होगा, है कि नहीं। रिकॉर्ड, यहाँ पर जो रिकॉर्ड में, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जो डाटा स्टोर होगा, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑफ विच डेटा, ये किसका डेटा होगा, दैट इज ऑफ होम डेटा। तो आप कहेंगे मैम फंक्शन का डेटा होगा, क्योंकि फंक्शन के लिए ही तो ये सब हो रहा है कॉलिंग के लिए, है ना। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्लियर हुआ कि जब जब हमने फंक्शन कॉल करना है तब तब यू हैव टू, योर सिस्टम विल क्रिएट एक्टिवेशन रिकॉर्ड, है ना। और उसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, व्हाट, होम इंफॉर्मेशन, तो ऑफ फंक्शन इंफॉर्मेशन, फंक्शन का इंफॉर्मेशन उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्टोर होगा। क्लियर, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि ये जो स्टैक का लोकेशन है ये भी क्या है, ये मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, डाटा को स्टैक में क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड को पुश कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं। अब देखिए, इसको माइन्यूटली हम लोग समझते हैं, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, इसको सिंपल तरीके से ही एंजॉय करते हैं हम लोग,
ठीक है ना, डोंट बी बॉदर के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं लाइक दैट कि टेंस्ड हो गया, नो, इट इज ऑल दीज आर वेरी सिंपल। आपने क्या लिखा है इसमें, अभी अभी तो हम लोग बात किया था कि भाई स्टैक है तो पुश होगा और पॉप होगा, है कि नहीं, पुश होगा और पॉप होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब जब आपका एक्टिवेशन बिगिन होगा, बिगिन कब होगा साहब, जब आपका फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट ही कब होगा, जब आपका फंक्शन कॉल होगा। तो जब जब फंक्शन कॉल होगा आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होगा, क्रिएट होगा, यानी बिगिन होगा, शुरू होगा, क्रिएट होगा तो शुरू ही तो हुआ, है ना। और पॉप कब होगा, जब एक्टिवेशन रिकॉर्ड एंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल है कि जब जब फंक्शन कॉल आपका होगा तब तब आप क्या करेंगे, पुश करेंगे उसके इंफॉर्मेशन को, किस में, उस पर्टिकुलर स्टैक फंक्शन के इंफॉर्मेशन को, किस में, स्टैक में। क्लियर हुआ, नहीं भी क्लियर हुआ तो परेशान ना हो। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया f1, ठीक है, हो सकता है ऐसा, हम लोग बनाते ही है, फंक्शन बनाते ही रहते हैं प्रोग्राम में हमेशा। सपोज f1 आपने बनाया है, ठीक है। अब इस f1 के अंदर आपने कहा मैम मैंने f2 कॉल कर लिया, मैंने कहा ठीक है कॉल कर लो। फिर आप कहोगे मैम मैंने ना f3 भी कॉल कर लिया, तो मैं कहूंगी इट्स ओके। फंक्शन कॉलिंग के अंदर तो कितना भी फंक्शन कॉल किया जा सकता है। तो आपने f2 को कॉल किया, आपने f3 को कॉल कर लिया, और फिर आप कहोगे मैम मैं ना मेन के अंदर f1 कॉल कर लिया, क्योंकि प्रोग्राम तो हमेशा मेन से ही शुरू होगा ना, तो इसको इनिशिएट तो करना पड़ेगा। मैंने कहा इट्स ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो इस प्रोग्राम में फंक्शन है वो कितना है, 4 फंक्शन है जी। कौन कौन, मेन, f1, f2 एंड f3। तो पहले जो सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ दैट इज व्हाट, मेन फंक्शन। तो आपका जो स्टैक बनेगा उसमें क्या होगा, तो देखिए स्टैक जब अभी बिल्कुल क्या है आपका ओपन है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो स्टैक का जो टॉप है ये क्या है, इम्प्टी है। ये स्टैक टॉप में फर्स्ट पोजीशन को ही पॉइंट करेगा, कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन तब क्या होगा, मेन कॉल होगा। मेन कॉल होगा तो अभी मैंने क्या बोला आपको कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा, है ना। जब क्रिएट होगा तो पुश होगा, किस में पुश होगा, स्टैक में पुश होगा। तो किसका इंफॉर्मेशन स्टैक में पुश होगा, तो मेन फंक्शन का इंफॉर्मेशन स्टैक में पुश होगा। यही आप कह रहे हैं ना कि भाई मैम आपने बोला कि जब फंक्शन कॉल होगा तो स्टैक में पुश होगा, क्या ये पुश होगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा। एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या है, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट फंक्शन कॉलिंग, जिस फंक्शन को आपने कॉल किया उस फंक्शन का इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगा उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जस्ट वेट। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, मेन फंक्शन कॉल हुआ, आपने स्टैक में किसको डाल दिया, किसका इंफॉर्मेशन डाल दिया, पुश कर दिया मेन फंक्शन का। अब देखिए मेन के बाद किस फंक्शन को आपने कॉल किया, तो आपने देखा मैम f1 आपने कॉल किया, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, f1 फंक्शन को यहाँ पर लिख दूंगी। कोई दिक्कत, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, इट इज वेरी सिंपल, है ना, इट इज रियली सिंपल। तो मेन चूंकि सबसे पहले कॉल हुआ तो स्टैक में किसको डाल दिया गया, मेन के इंफॉर्मेशन को पुश किया गया, ठीक है। फिर मेन ने किसको कॉल किया, f1 फंक्शन को, तो f1 फंक्शन का जो इंफॉर्मेशन है वो स्टैक में नेक्स्ट क्या हो गया, पुश हो गया। तो आप कहेंगे तो आप मैम टॉप को इंक्रीमेंट नहीं कर रही हैं, तो ये बात सही है, आप टॉप तो बढ़ाएंगे ही, जब जब आपका इंफॉर्मेशन इंसर्ट होगा तो टॉप का इंक्रीमेंट भी तो चाहिए, तभी तो आप नेक्स्ट इंफॉर्मेशन डालेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे मैम अभी तो सिर्फ पुश हो रहा है, तो मैं कहूंगी जी होने दीजिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो जब कॉल होगा तो पुश ही तो होना है। तो मेन के बाद f1 कॉल हुआ तो f1 पुश हो गया। अब देखिए f1 के अंदर किसको कॉल किया आपने, f2 को, तो विच फंक्शन यू हैव टू पुश, यानी किस फंक्शन का इंफॉर्मेशन आप पुश करने वाले हैं स्टैक में, तो आप कहेंगे f2 का, क्योंकि f2 को कॉल किया गया है कि नहीं। और f2 में ही किसका, f2 ने f3 को नहीं कॉल किया है कि नहीं, किसको कॉल किया है, फिर f2 के बाद कौन फंक्शन कॉल हुआ है, f3, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि भाई ठीक है f3 भी कॉल हुआ है, ठीक है ना। तो आपने क्या हुआ, f1 ने किसको किसको कॉल किया, f2 को कॉल किया और f3 को कॉल किया, तो इसको इसमें रहने दीजिए, दोनों को हम लोग क्या किए, पुश कर दिए, पहले f2 को पुश किया फिर f3 को इसमें डाल दिया। कोई दिक्कत आपको, आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है,
ठीक है। तो अगर आपको ऐसे उलझन हो रहा है तो अभी आप एक ही फंक्शन कॉल कीजिए, बाकी आप कितना भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अगर एक से दोनों कॉल करेंगे तो भी ये रिटर्न बैक किसको करेगा, तो अभी समझने के लिए F2 ही रखिए, ठीक है। चलिए F2 कॉल, F2 इंसर्ट हो गया। अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि अब जो है कंट्रोल तो बस ट्रांसफर होता गया है, F1 के अंदर गया, F2 के अंदर गया। अब F2 का जब एग्जीक्यूशन होगा, F2 का कहीं डेफिनेशन आप लिखे हुए होंगे, तो ये डेफिनेशन पर वहां वापस होगा और वहां उस डेफिनेशन को ये एग्जीक्यूट करके कंट्रोल कहाँ आएगा, रिटर्न बैक टू दिस प्लेस ओनली, है ना। तो जब ये रिटर्न कर देगा अपना काम करके आपको डाटा को, तब ये क्या होगा, यहाँ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पॉप ऑपरेशन, है कि नहीं। जब जब फंक्शन का कंट्रोल रिटर्न होगा, है ना, विद वैल्यू और विदाउट वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन का एग्जीक्यूशन क्या हो गया, समाप्त हो गया। जिसको आपने कॉल किया, तो लास्ट में कॉल आपने किसको किया, F2 को, तो सबसे पहले किसको समाप्त करना पड़ेगा, F2 को, है ना। तो F2 जब समाप्त होगा तो यहाँ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पॉप ऑपरेशन। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। पॉप जब F2 हो जाएगा तो F2 के बाद कंट्रोल किसमें बैक होगा, F1 में। तो फिर किसको पॉप करेंगे, आज F1 को, फिर कंट्रोल F1 किसको बैक करेगा, मेन को, फिर पॉप क्या होगा, मेन। तो इस तरीके से आपका जो होता है ना फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है। अब इसमें आप कहेंगे कि मैम फंक्शन का एग्जीक्यूशन में स्टैक का क्या रोल हो गया, तो स्टैक के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बोलिए क्यों। क्योंकि आपका जो फंक्शन का कॉलिंग हो रहा है उसके अंदर जा रहा है, फिर कंट्रोल वहां से बैक हो रहा है, तो हाउ कैन योर सिस्टम विल रिमेम्बर कि भाई इसका कौन कौन सा लोकल डाटा था जब ये लौट के आएगा, तो है कि नहीं। या फिर ये रिटर्न जब हो के आएगा तो कहाँ पर रिटर्न हो के आएगा, इसका जो एड्रेस है वो क्या था। भाई मेन F1 जो है रिटर्न किसको करेगा, कंट्रोल मेन को, F2 रिटर्न किसको करेगा, कंट्रोल F1 को। तो आप जरा आप सोचिए कि ये कैसे रिटर्न करेगा। अब इसको कहाँ F2 में जब कंट्रोल चला गया तो हाउ टू रिमेम्बर दैट कि F1 कहाँ पर था। तो यही सब इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर किया जाता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। समझ में आ रही है बात, कि सिर्फ पुश करना काम नहीं है। पुश जब हम कर रहे हैं स्टैक में, दैट मींस वी आर पुटिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड इनटू फंक्शन स्टैक, right, regarding information regarding main function, information regarding F1 function, information regarding F2 function, what type of information, तो sure and certain क्या पैरामीटर आपने रिसीव किया है कि नहीं, या फिर आप कौन सा फंक्शन का, उस फंक्शन में लोकल वैल्यू क्या क्या है। तभी तो जब वो कंट्रोल रिटर्न बैक होगा तो उसको याद आएगा कि यस दीज आर द लोकल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, अदरवाइज हाउ दे विल रिमेम्बर, इट विल रिमेम्बर, राइट। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसको सॉर्ट आउट कौन करता है, ये स्टैक बड़ी सरलता से। आप तो बस फंक्शन कॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन सिस्टम को तो स्टैक जनरेट करना ही पड़ता है। बिना स्टैक जनरेट किए ना ये सीक्वेंस भी नहीं मेंटेन कर पाएगा। तो दो बातें हैं जो आपकी बड़ी सरलता से ये स्टैक एलोकेशन क्या करता है, आपके फंक्शन कॉलिंग को प्रोसेस कर देता है ना। एक तो कॉलिंग सीक्वेंस को ये टॉप के कारण मेंटेन कर लेता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जिस ऑर्डर में ये फंक्शन कॉलिंग हुआ है कंट्रोल उसी ऑर्डर में क्या होगा, रिटर्न बैक होगा, पहली बात। दूसरी बात, फंक्शन से संबंधित जो जो इंफॉर्मेशन है, जैसे रिटर्न कहाँ पर होना है, उसका लोकल डाटा क्या है, उसमें पैरामीटर क्या पास किए गए थे, तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो उस पर्टिकुलर फंक्शन के किस में स्टोर होता है, यस, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। क्लियर हो गया। तो ये दोनों जो इंपॉर्टेंट बातें हैं फंक्शन कॉलिंग में बेहद जरूरी है, वो बहुत ही सरलता के साथ किसने सॉल्व कर दिया, आपका स्टैक एलोकेशन से। या आप कह सकते हैं कि मैम चूंकि यहाँ पे स्टैक एलोकेशन की सुविधा हमको मिलती है इसीलिए हमारा फंक्शन कॉल सक्सेसफुली काम कर जाता है, तो मैं कहूंगी यस यू आर गेसिंग एब्सोल्युटली राइट, ओके। तो इसीलिए फिर से मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ती हूँ। नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू कि स्टोरेज इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए स्टैक। स्टोरेज को आपने किस में ऑर्गेनाइज किया, स्टैक में। किसके लिए स्टोरेज, फंक्शन कॉलिंग के लिए, ठीक है। एंड एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स आर पुश्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड आप समझ गए अच्छी तरह, जब जब फंक्शन कॉलिंग होगा तब तक उस फंक्शन का इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, वेयर,
यस, यू आर करेक्ट, इन एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो उस पर्टिकुलर फंक्शन का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा किसमें पुश होगा? मेन में, स्टैक में। जैसे यहाँ देखिए मेन फंक्शन यहाँ पर पुश हुआ, तो मेन क्या पुश हुआ? मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड। मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड मतलब क्या? मेन में कौन कौन लोकल डाटा है, ठीक है, मेन का एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हुआ है फंक्शन का, है ना। तो भाई ये एड्रेस पता होना चाहिए तभी तो रिटर्न होगा, है कि नहीं। तो वो सारा जो इंफॉर्मेशन है दैट इज स्टोर्ड इन एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एंड वेयर योर एक्टिवेशन रिकॉर्ड? यस, करेक्ट, दैट एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश्ड इनटू स्टैक। जब जब फंक्शन कॉल होगा तो ये सारा इंफॉर्मेशन किस में पुश होगा? स्टैक में। वेरी क्लियर? यस यस, यू नो। तो सिमिलरली अब उसके बाद क्या लिखा? जितना फंक्शन कॉलिंग हो रहा है सबको आपने क्या किया? आपका सिस्टम स्टैक में डालता गया। और जैसे जैसे फंक्शन का बॉडी एग्जीक्यूट हुआ, वो फंक्शन क्या होने लगा? एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या हो गया? पॉप हो गया, है ना। फंक्शन का एग्जीक्यूशन समाप्त हुआ, एग्जीक्यूशन क्या हो गया? समाप्त हुआ। तो इसका जो ऑर्डर है ये बिल्कुल सीक्वेंस क्या है? मेंटेन है ड्यू टू अ स्टैक, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा? बिगिन एंड एंड रेस्पेक्टिवली। जब स्टैक में इंटर किया उस समय वो स्टार्ट हुआ, बिगिन हुआ, और जब स्टैक से वापस निकल गया, पॉप हो गया, तो वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या हो गया? एंड। उसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपने सारे जो इंफॉर्मेशन स्टोर किया था उसको क्या किया? रिलीज कर दिया, भूल गया, खत्म हो गया, उसकी अब मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया? अब क्या लिखा आपने? लोकल्स आर कंटेन्ड इन एक्टिवेशन रिकॉर्ड। यहाँ लोकल क्या है? whatever variable you are declared inside function। जो कुछ भी फंक्शन में वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है वो कहाँ स्टोर हुआ? बोलिए। यस, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, है ना। जैसे मान लीजिए आपने मेन में यहाँ पर सपोज इंटीजर एक्स आपने डिक्लेयर किया, क्यों किया इस पे चर्चा अभी नहीं। इंटीजर एक्स मेन में आपने किया, तो आप क्या कहेंगे कि मैम चूंकि x को मैंने मेन में डिक्लेयर किया दैट इज व्हाई x इज लोकल वेरिएबल ऑफ मेन। तो x का इंफॉर्मेशन किस में स्टोर है? आपके एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। कहाँ स्टोर है? स्टैक में स्टोर है। जब सबसे पहले मेन इसमें इंसर्ट हुआ था तो मेन इंसर्ट होने का मतलब क्या हुआ कि लोकल डाटा। अगर तब आप कहेंगे क्या मैम एक ही एक्स होगा स्टोर? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपका उस मेन फंक्शन में कितना लोकल वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया। अगर इसमें 10 लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो इस रिकॉर्ड में कितना इंफॉर्मेशन स्टोर होगा लोकल वेरिएबल का? बोलिए। यस, करेक्ट, 10, क्योंकि आपने 10 लोकल वेरिएबल बनाया है कि नहीं। तो 10 लोकल वेरिएबल बनाया तो 10 आपका ये स्टोर होगा, और ये सब कहाँ स्टोर हो जाएगा? मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। समझ में आई? लोकल्स आर, क्या लिखा आपने? लोकल्स आर कंटेन्ड इन एक्टिवेशन रिकॉर्ड। वेरी सिंपल, कि जब जिस भी फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल उसके एक्टिवेशन में स्टोर उसी के साथ हो जाना है ना। जैसे ही ये पुश हुआ तो क्या पुश हुआ भाई? इसका लोकल डाटा पुश हुआ इनसाइड एक्टिवेशन रिकॉर्ड एलोंग विथ एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ठीक है। और क्या लिखा आपने? सो दे आर बाउंड टू फ्रेश स्टोरेज इन ईच एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब देखिए अब मेन है चाहे F1 है, ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है F2 ने F1 को कॉल किया होगा। जरा गौर से समझिए मेरी बात को। अभी तो आपने क्या किया? F2 यहाँ लिखा। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ F2 का डेफिनेशन तैयार करती हूँ, ठीक है। तो जब F2 कॉल हुआ होगा तो कंट्रोल इसमें आएगा। अब ये भी तो हो सकता है कि यहाँ फिर से F1 को ये कॉल कर ले, हो सकता है ना। यहाँ क्या किया आपने? F1 ने किसको कॉल किया? F2 को। और F2 ने अगेन किसको कॉल किया? F1 को। मैं कुल मिला के दिखाना क्या चाहती हूँ? मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि F1 जो है 2 टाइम्स कॉल हो गया, है ना, या कोई भी फंक्शन 2 टाइम्स कॉल हो गया तो यहाँ जो पॉप पुश होगा वो क्या होगा? 2 टाइम्स पुश होगा, है कि नहीं। जैसे F2 किसको कॉल किया? F1 को। तो यहाँ पर एक और फंक्शन क्या पुश हो जाएगा? F1, है ना, या F3 को। नहीं, एक ही सेम हमको कॉल करना दिखाना था। तो F1 को। तो मेरा कहना क्या है यहाँ पर कि F1 का जो लोकल है वो लोकल इस F1 का भी रहेगा, चूंकि F1 तो एक ही है, उसको 2 बार ही आपने कॉल किया है। तो बात क्या होगी कि यहाँ इसका लोकल मेमोरी अलग होगा, यहाँ लोकल मेमोरी जो होगा एक्स का ही एड्रेस क्या होगा? डिफरेंट होगा। समझ में आई बात? इसीलिए यहाँ इसने क्या लिखा है? फ्रेश बाउंड टू
फ्रेश, है ना, कि ऐसा नहीं है कि जो x का मेमोरी लोकेशन यहाँ F1 में होगा, सेम मेमोरी लोकेशन टू दिस F1, इट इज नॉट पॉसिबल। ये तब होता है जब एलोकेशन कैसा हो, स्टैटिक। यहाँ एलोकेशन कैसा है, स्टैक। तो फंक्शन बिना इसके पॉप हुए अगर उसने कॉल कर लिया है सेम फंक्शन को, तो इसका जो मेमोरी लोकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और इसका मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगा, सेम लोकल वेरिएबल का अलग। दैट इज द पॉइंट हियर। क्लियर हो गया? तो आपको इतने दूर में क्या याद रहा कि स्टैक लोकेशन फंक्शन कॉलिंग में काम आता है। और जब अपन जब जब फंक्शन कॉलिंग करते हैं स्टैक में क्या करते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश करते हैं। और एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या है, जब जब फंक्शन कॉलिंग होता है तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होता है। उस एक्टिवेशन में जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो कौन कौन जाता है, तो उस फंक्शन का लोकल डेटा और उस फंक्शन का एड्रेस भी जाता है, जिसके मदद से वो रिटर्न होता है। फिलहाल लोकल डाटा आप याद रखें, अब नेक्स्ट पढ़ती हूँ मैं। अब आगे आपने क्या लिखा है, कॉलिंग सीक्वेंस। कहता प्रोसीजर कॉल्स आर इम्प्लीमेंटेड, प्रोसीजर और फंक्शन वही है, बाय जनरेटिंग कॉलिंग सीक्वेंस इन टारगेट कोड। आपने इसमें क्या किया, कॉलिंग सीक्वेंस इसको मेंटेन किया है ना। देखिए मेन किसको कॉल किया, F1 को, F1 ने किसको कॉल किया, F2 को, F2 ने अगेन किसको कॉल किया, F1 को। तो यही है आपका कॉलिंग सीक्वेंस, जिसको क्या किया गया है, मेंटेन किया गया है ना। क्या लिखा है, प्रोसीजर कॉल्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय जनरेटिंग कॉलिंग सीक्वेंस इन टारगेट कोड। टारगेट कोड में क्या हो गया, देखिए कॉलिंग सीक्वेंस मेंटेन किया गया, जनरेट किया गया है, ठीक है। फिर क्या लिखता है, कॉल सीक्वेंस। कॉल सीक्वेंस क्या हुआ, कहता है इट अलोकेट्स, कॉल सीक्वेंस क्या करता है, कॉल सीक्वेंस कॉल हुआ, तो कॉल हुआ फंक्शन जब कॉलिंग हुआ तो इसका मेन रोल क्या है, अलोकेट्स व्हाट, एक्टिवेशन रिकॉर्ड एंड इंटर्स इंफॉर्मेशन इनटू इट्स फील्ड। कि जब भी फंक्शन कॉल होगा, कॉलिंग सीक्वेंस तो आप समझ गया ना, कॉलिंग सीक्वेंस क्लियर हो गया कि किस और कौन फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग सीक्वेंस, ठीक है। कॉल सीक्वेंस क्या है, कि जब जब फंक्शन कॉल होगा तो दैट इज कॉल्ड कॉल सीक्वेंस, ठीक है। तो कॉल सीक्वेंस क्या हो, जब फंक्शन कॉल होगा तो क्या अलोकेट करेगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड, है ना, एक्टिवेशन रिकॉर्ड, और उसमें इंफॉर्मेशन को कौन डालेगा, कॉल सीक्वेंस डालेगा। एक्टिवेशन रिकॉर्ड में एक्स के का इंफॉर्मेशन आप डालेंगे ना, तो हु विल, ये सारे काम को डिवाइड किया जा रहा हो तो ओवरऑल उतना ही काम रहा है जितना आपको मैंने यहाँ पर बताया, लेकिन अब ये सारे काम को आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, है ना, मल्टीपल पार्ट्स में। तो ये मल्टीपल पार्ट्स में क्या डिवाइड हो रहा है कि कॉल सीक्वेंस, जब जब फंक्शन कॉल होगा तो कॉल सीक्वेंस जनरेट होगा, तो वहां पर जो इंफॉर्मेशन होगा वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में अलोकेट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, कॉल सीक्वेंस की। फील्ड की, फील्ड क्या है, वेरिएबल का नाम, और वैल्यू क्या हो जाएगा, जो उस वेरिएबल से रिलेटेड वैल्यूज है, तो उसको किस में डाला जा रहा है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। हु इज रेस्पॉन्सिबल टू फिल दैट डेटा, तो दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू फिल कॉल सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद कॉल सीक्वेंस में दो टर्म आता है, देखिए एक कॉलर और दूसरा कॉलिंग। तो देखिए कॉलर और कॉलिंग क्या है, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर F1 को कॉल किया, तो F1 एट दिस प्लेस इज कॉल्ड कॉलर। जहां पर F1 कॉल किया गया है इस प्लेस पर F1 क्या कहलाएगा, कॉलर। और जहां पर इस F1 का डेफिनेशन लिखा गया होगा उस प्लेस को आप F1 का क्या कहेंगे, कॉली, है ना। दो शब्द आता है ना फंक्शन में, कॉलर और दूसरा कॉली। कॉलर कौन सा प्लेस होता है, देखिए ये F1 यहाँ पर क्या कहलाएगा, कॉलर कहलाएगा। और जहां पर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ F1 यहाँ डेफिनेशन लिखा गया है, तो दिस इज कॉल्ड कॉली, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंफॉर्मेशन अलग होगा, यहाँ इंफॉर्मेशन अलग होगा, तो क्या होगा, देखिए कहता है कॉलर इवेल्युएट्स एक्चुअल पैरामीटर। अच्छा, यहाँ तो हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, लेकिन सपोज अगर आप यहाँ कोई पैरामीटर पास करते तो यहाँ वाला पैरामीटर को क्या कहा जाता है, एक्चुअल पैरामीटर, बखूबी जानते हैं हम लोग। और जो इस पैरामीटर को रिसीव करता है फंक्शन कॉलिंग में वो क्या कहलाता है, फॉर्मल पैरामीटर। तो कॉलर का जो इंफॉर्मेशन होगा वो किससे संबंधित होगा, एक्चुअल पैरामीटर से। एंड स्टोर्स, है ना, एंड स्टोर्स एंड रिटर्न एड्रेस, है ना, एंड ओल्ड वैल्यूज ऑफ टॉप ऑफ स्टैक। देखिए रिटर्न एड्रेस क्या है, देखिए तो F1 किसको रिटर्न करेगा, जरा गौर से देखिए मेरी बात को समझिए। F1 का रिटर्न एड्रेस क्या होगा, ओल्ड वैल्यू ऑफ टॉप, क्योंकि जब F1 आया तो उस समय ओल्ड वैल्यू ऑफ टॉप ही ना F1 किसको रिटर्न करेगा, मेन को।
और मेन को अगर मैं कहती हूँ कि जो मेन का एड्रेस है वो क्या है रिटर्न करने का, तो ओल्ड वैल्यू ऑफ टॉप तो चलेगा ना इसके लिए। सिमिलरली देखिए, फिर अगर F2 रिटर्न करेगा तो F2 किसको रिटर्न करेगा, F1 को। तो F2 के लिए ओल्ड वैल्यू ऑफ टॉप क्या हो गया, F1 है कि नहीं। सिमिलरली F1 यहाँ पर जो रिटर्न कर रहा है वो किसको रिटर्न कर रहा है, F2 को। तो ये जो है इसका ओल्ड वैल्यू ऑफ टॉप इसके लिए यही ना हुआ, है समझ में। तो ये क्या लिखता है कि कॉलर को कौन कौन इंफॉर्मेशन इवेल्युएट करना है, तो कॉलर को इवेल्युएट करना है एक्चुअल पैरामीटर को। एक्चुअल पैरामीटर कौन है, जो हम फंक्शन कॉलिंग के बाद पास करते हैं, ठीक है। एंड स्टोर्स ये इवेल्युएट करेगा और इसका वैल्यू एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या करेगा, स्टोर करेगा। हु इज रेस्पॉन्सिबल, कॉलर इज रेस्पॉन्सिबल, है ना। कॉल सीक्वेंस में आपको दो पार्ट आपको मैं बता रही हूँ। कॉल सीक्वेंस में क्या हो गया, एक कॉलर हो गया, है ना, और दूसरा क्या हो गया, कॉली हो गया। और कॉलिंग सीक्वेंस में क्या हो गया, ओवरऑल पूरा कॉल सीक्वेंस जितने फंक्शन कॉल हुए। और कॉल सीक्वेंस क्या कर रहा है, एक एक फंक्शन कॉल की बात कर रहा है ना। जब एक फंक्शन कॉल हुआ तो वो कॉल सीक्वेंस में, फिर दूसरा फंक्शन कॉल हुआ तो उसके लिए कॉल सीक्वेंस अलग होगा, तीसरा फंक्शन कॉल होगा तो उसके लिए कॉल सीक्वेंस अलग होगा। और हर फंक्शन कॉलिंग के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, तो वन इज कॉल्ड कॉलर, अनदर वन इज कॉल्ड कॉली, है कि नहीं। कॉलर में क्या होगा, जब फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन कॉल किया है तो यहाँ पर अगर पैरामीटर है, नहीं है तो बात ही खत्म। लेकिन अगर पैरामीटर है तो ये पैरामीटर क्या कहलाएगा, एक्चुअल पैरामीटर। ये इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ होगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। हु विल रेस्पॉन्सिबल टू स्टोर एक्टिवेशन रिकॉर्ड, तो ये पार्ट कॉलर पार्ट ही जिम्मेदार होगा कि इसका जो एक्चुअल पैरामीटर है उसको इवेल्युएट करो और इवेल्युएट करके किस में डाल दो, तो इसके F1 के जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है तो उसके कॉलर क्या करेगा, एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू इवेल्युएट करके उसका वैल्यू को रिटर्न कर देगा। और रिटर्न एड्रेस, तो इस F1 का रिटर्न एड्रेस इसका कौन होगा, जो क्या है, ओल्ड वैल्यू ऑफ द टॉप ऑफ स्टैक, तो उसको भी वो क्या करेगा, स्टोर करेगा, है ना। स्टैक काउंटर इनटू कॉलर्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड, है ना। और कॉलर्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड में उसने डाल दिया और साथ में वो क्या करेगा, एंड इंक्रीमेंट्स द स्टैक काउंटर, और वो क्या करेगा, स्टैक काउंटर को इंक्रीमेंट कर देगा। क्लियर हुआ कि एक तो इसका एक्चुअल पैरामीटर को इवेल्युएट करेगा और उसको इसमें डाल देगा और काउंटर को एक से इंक्रीमेंट कर देगा। सिमिलरली कॉली पार्ट, कॉल सीक्वेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब उसका सेकंड पार्ट क्या है, कॉली पार्ट। कहता है इट सेव रजिस्टर्स वैल्यू एंड अदर स्टेटस इंफॉर्मेशन, इट इनिशियलाइजेज इट्स लोकल डाटा, बिगिंस एग्जीक्यूशन। अब देखिए समझिए बात को, कॉली क्या है, जहां पर आपका क्या लिखा गया है, फंक्शन डेफिनेशन, है ना। तो कॉली फंक्शन डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या है, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का लोकल डाटा भी तो आपका किस में स्टोर हो रहा है, किस में स्टोर हो रहा है, बोलिए, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। मैंने बोला था ना अभी कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या स्टोर करेगा, तो फंक्शन का जो लोकल डाटा है, तो देखिए इंफॉर्मेशन कहाँ से स्टोर होना शुरू किया, तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जहां फंक्शन कॉल हुआ, तो कॉल हुआ तो इसका एक्चुअल पैरामीटर का इंफॉर्मेशन यहाँ से कॉलर का काम हो गया, क्या करना, एक्चुअल पैरामीटर के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। और कॉली का काम क्या हो गया कि इसकी इस फंक्शन के अंदर अगर कोई लोकल डाटा है तो दैट इंफॉर्मेशन विल स्टोर इनटू आल्सो एक्टिवेशन रिकॉर्ड, एज वेल एज ये क्या करेगा, रिटर्न एड्रेस जो है कॉली, वो भी रिटर्न एड्रेस यहीं पर नहीं इसको पता चलेगा, यहाँ कंट्रोल चला जाएगा तब तो नहीं पता चलेगा। ये रिटर्न एड्रेस कैसे पता चलेगा कि भाई F1 कहाँ रिटर्न होगा, तो मेन में, मेन कहाँ है, तो जस्ट लास्ट टॉप, तो लास्ट टॉप, तो कॉलर ही फटाफट क्या करेगा, इसमें एक्चुअली इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या करेगा, एक्चुअल पैरामीटर का और जो लास्ट टॉप ऑफ स्टैक इंफॉर्मेशन था वो डाल देगा। और बाकी जो कॉली है, जो ये कॉली है, इट विल स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा इसके लोकल डाटा का। अब इसके अलावा आप इसमें देख रहे हैं स्टेटस इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा भी तो फंक्शन, अगर कोई आपका ग्लोबल डाटा आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ है तो उसको भी तो ये एक्सेस कर सकता है, तो वो सब इंफॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा होता है दैट कम्स अंडर स्टेटस इंफॉर्मेशन।
ठीक है। तो ये अभी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आपको क्या बताया हमने कि हो तो यही रहा है, लेकिन अब इसमें क्या क्या हो रहा है। तो पहले तो कॉलिंग सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, उस कॉलिंग सीक्वेंस में अब क्या कर रहे हैं हम, एक एक फंक्शन को टारगेट कर रहे हैं। तो वन वन फंक्शन जब आप टारगेट कर रहे हैं तो फॉर वन फंक्शन व्हाट यू नीड, कॉल सीक्वेंस। अब एक कॉल सीक्वेंस में एक फंक्शन के अंदर आपका क्या है, कॉली इंफॉर्मेशन है और कॉलर इंफॉर्मेशन है। तो पहले चूंकि फंक्शन कॉल हुआ है तो पहले क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, कॉलर, फिर कॉली से रिलेटेड एक सिंगल फंक्शन का काम होगा, फिर दूसरे फंक्शन का इसी तरीके से काम होगा। समझ में आ रही है हमारी बात? ठीक है। तो ये जब सारे फंक्शन का काम हो जाएगा तो उसी को फाइनली आप क्या कहिएगा, नाउ फाइनली योर कॉलिंग सीक्वेंस इज जनरेटेड। ठीक है। तो इसी बात को अभी और इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। ओके तो देखिए अब इसी कॉलिंग सीक्वेंस को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि अभी आपको क्या बताया हमने कि कॉलिंग सीक्वेंस में आपको क्या करना पड़ता है, कॉल सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना पड़ता है। कॉल सीक्वेंस क्या करता है, इंडिविजुअल फंक्शन कॉलिंग को का रिकॉर्ड क्रिएट करता है ना, एक्टिवेशन रिकॉर्ड। और उसमें भी क्या होता है, उसमें भी दो पार्ट है, एक कॉलर और दूसरा कॉलिंग, है ना। तो आपने देखा कि जब कॉलर होगा तो वो क्या करेगा, एक्चुअल पैरामीटर से संबंधित और लास्ट टॉप ऑफ स्टैक का इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करेगा, सो दैट कि फंक्शन कहाँ रिटर्न होगा, है ना, कंट्रोल कॉलिंग के बाद वो उसको पता पड़ जाए। और कॉलर के बाद क्या था, कॉली। तो कॉली से क्या होगा, कॉली क्या है, जहां पर फंक्शन डेफिनेशन लिखा हुआ है ना। तो उससे उसको क्या मिल जाता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, कॉली स्टोर करता है आपके फंक्शन का जो लोकल इंफॉर्मेशन है, लोकल वेरिएबल है वो। ठीक है ना। तो कॉल सीक्वेंस मेनली दो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, कॉली पार्ट का और दूसरा कॉलर पार्ट का। तो पहले कॉलर करता है फिर कॉली का होता है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से फिर से देखिए एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एक फंक्शन f1 बनाया और इसका डेफिनेशन आपने लिखा है यहाँ कुछ भी, और मेन में आपने इसको क्या किया है, कॉल किया है f1 को। तो देखिए अभी जो आप डिस्कस किए वो डिस्कस किसका किए, तो आप अभी हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था फंक्शन कॉलिंग का, है ना। कि यहाँ पर जब कॉल हुआ तो ये एक्चुअल पैरामीटर यहाँ से कॉलर रेस्पॉन्सिबल होगा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, और कॉली रेस्पॉन्सिबल होगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड में इस जो फंक्शन कॉल हुआ उसके लोकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ये सब हम लोग पढ़ लिए। लेकिन याद कीजिए कि प्रोग्रामिंग में कंट्रोल जब रिटर्न होता है ना, तो ये तो फंक्शन जब कॉल हुआ उस समय की बातें थी। अब इसमें क्या है कि सपोज आपने एक रिटर्न वैल्यू किया, मान लीजिए ये इसमें x को रिटर्न किया आपने, ठीक है, ये इंटीजर x है और यहाँ x पर आपने कुछ कैलकुलेशन किया होगा इस फंक्शन में और उसको आपने रिटर्न किया। तो यहाँ जब आप रिटर्न करेंगे तो वैल्यू रिसीव करने वाला कोई पैरामीटर, तो यहाँ भी एक वेरिएबल होना ही चाहिए। जब भी कोई वैल्यू रिटर्न होता है तो उसको रिसीव करने वाला जो है वो कोई वेरिएबल असाइनमेंट देकर के आप प्रोग्रामिंग में लिखते ही लिखते हैं। ठीक है। तो अब इस पार्ट को भी तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में डालना पड़ेगा ना। तो इसी कारण आपका जो कॉल सीक्वेंस है, कॉलिंग सीक्वेंस कब कंप्लीट होगा, जब आप रिटर्न सीक्वेंस को क्या करेंगे, डालेंगे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, है ना। तो क्या कहता है, इट रीस्टोर्स द स्टेट ऑफ द मशीन। कॉल सीक्वेंस क्या करेगा, रीस्टोर करेगा आपके स्टेट ऑफ मशीन को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए, देखिए इसमें भी एक कॉली पार्ट है और दूसरा क्या है, कॉल पार्ट है। तो कॉली और कॉल तो बदल रहा नहीं है। कॉली जैसे पहले भी यही f1 था और यहाँ जो डेफिनेशन है ये क्या हो गया, ये हो गया कॉलर, एंड नाउ दिस इज योर कॉली पार्ट, है ना, सेम फंक्शन का। तो वो तो अभी भी नहीं बदलना है। लेकिन जरा देखिए कि कॉली का क्या रोल है इसमें। तो कॉली क्या कहता है, इट प्लेसेज ए रिटर्न वैल्यू नेक्स्ट टू द एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ये कॉली क्या करेगा आपका, बोलिए। तो कॉली क्या करेगा, कहता है कि कॉली कौन है, कॉली आपका ये फंक्शन डेफिनेशन वाला पार्ट है। तो कहता है इट प्लेसेज रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू इस एग्जांपल के लिए अगर बात करें अपन, तो ये रिटर्न वैल्यू यहाँ क्या है, फॉर दिस एग्जांपल x की वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका कॉली हुआ। तो ये कॉली जो है ये प्लेस करेगा रिटर्न वैल्यू को, और रिटर्न वैल्यू यहाँ क्या हो गया, x, कहता है नेक्स्ट टू द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ द कॉलर। तो ये जो है ये x के रिटर्न वैल्यू यानी x के वैल्यू को किस में स्टोर करेगा,
बताइए, प्लेस रखे करेगा, स्टोर करेगा, बोलिए। तो आप कहेंगे कि मैम कॉलर के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में है ना कि ये जरूरत किसको पड़नी है, कॉलर को मिलनी है ये वैल्यू, तो ये कॉलर के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या डाल देगा, एक्स का, है ना, एक्स की वैल्यू, एंड रीस्टोर्स, और क्या करता है, रीस्टोर्स टॉप ऑफ स्टैक काउंटर एंड अदर रजिस्टर ब्रांचेस टू द रिटर्न एड्रेस ऑफ द कॉलर्स कोड, है ना, रिटर्न एड्रेस ऑफ द कॉलर्स कोड। और ये क्या करेगा, कॉलर्स के रिटर्न एड्रेस पर क्या करेगा, रीस्टोर होगा, बैक करने का काम करेगा। बात समझ में आई कि ये जो x है, ये x किसका है, तो ये x कॉली का है, और ये x किस में स्टोर करेगा, तो कॉलर का, कॉलर के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब फिर कॉलर के बारे में आप क्या लिखा है, इट कॉपीज रिटर्न वैल्यू टू इट्स ओन एक्टिवेशन रिकॉर्ड, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को ये किस में कॉपी किया है, देखिए इस ओन एक्टिवेशन रिकॉर्ड, यानी इस x वैल्यू को ये क्या किया है, एक अपना वेरिएबल r बनाया है। आई बात समझ में, इस r वेरिएबल में क्या किया है, ये स्टोर किया। ऐसा इसको क्यों करना पड़ा, ऐसा इसको इसलिए करना पड़ा कि जैसे ही, अच्छा अब एक बात और आप सोचिए कि मैं बार बार कॉली और कॉलर को डिवाइड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब ये एक बार कॉलर इसमें कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा तो अब यहाँ का इंफॉर्मेशन उसको विजिबल नहीं है, सिवाय उसके कि जो पैरामीटर लेके गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार जब ये एक बार कंट्रोल इसमें बैक हो जाएगा तो नाउ दिस एक्स विल रिमूव आउट, है कि नहीं, ये x क्या हो जाता है, इस x मेमोरी को कंप्यूटर क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो अब ये x तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, तो इसके डाटा को स्टोर आपको कोई अलग मेमोरी में करना पड़ेगा, है कि नहीं, हमेशा यही करते हैं हम लोग। तो ये इसके लिए अलग मेमोरी हम R बनाते हैं, और इसीलिए आपने क्या लिखा है कि कॉलर जो यहाँ पर है उसको क्या करना पड़ता है, रिटर्न वैल्यू को स्टोर करने के लिए अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, और उसमें आपको ये वैल्यू को, एक्सप्रेशन को लिख करके उसमें स्टोर करना पड़ता है ना। और ये क्या होता है, F1 जस्ट जो जहां पर ये कॉल हुआ है उसके एड्रेस में ये वैल्यू जाकर के स्टोर होता है। तो है ना ये मजेदार कि ये सब कुछ जो है, आप इतना जो कॉम्प्लेक्स काम हम लोग को कुछ नहीं बॉदर करना पड़ता है, बस हम लोग कोड लिख देते हैं और ये होप कर लेते हैं कि ये सब वैल्यू इस तरह से रिटर्न हो जाएगा। तो बैकग्राउंड में आपका जो सिस्टम है, जो आपका कंपाइलर है, वो किस तरीके से आपको फंक्शन कॉलिंग को अलोकेट करके मैनेज करता है, दिस इज द मेन पर्पस टू लर्न दिस स्टैक अलोकेशन, एंड इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, right, for the university examination purpose and for the इंटरव्यू और गेट एक्सेट्रा, नेट गेट कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है ना, तो वो सभी एग्जाम के लिए ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपको इम्पोर्टेंट होगा। तो फिर से मैं एक आपको समरी कर देती हूँ कि स्टैक का लोकेशन जरूरत कब पड़ती है, जब मेरा फंक्शन कॉल होता है। जब फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन कॉल होता है तो क्या बनता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होता है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड कुछ और नहीं है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का प्लेस है कि नहीं। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड जब क्रिएट होता है तो फंक्शन कॉलिंग के लिए उसको क्या जनरेट करना पड़ता है, कॉलिंग सीक्वेंस। कॉलिंग सीक्वेंस तब जनरेट होगा जब हर एक फंक्शन के लिए क्या क्रिएट करेगा, वो कॉल सीक्वेंस। कॉल सीक्वेंस भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, बोलिए क्या, अच्छा नहीं, कॉल सीक्वेंस, ये कॉलिंग सीक्वेंस हर फंक्शन के लिए दो तरह का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, एक क्या, कॉल सीक्वेंस, और दूसरा क्या, रिटर्न सीक्वेंस, है ना। आपका जो कॉल सीक्वेंस होगा वो इंफॉर्मेशन, और दूसरा फंक्शन कैसे किस ऑर्डर में रिटर्न हो रहा है वो सीक्वेंस। हर कॉल सीक्वेंस चाहे रिटर्न सीक्वेंस, दोनों में क्या होगा, दो पार्ट, एक कॉली और दूसरा कॉलर, है ना। तो पहले कॉलर होगा किस में, कॉल सीक्वेंस में, फंक्शन पहले क्या हुआ है, कॉल हुआ है, तो कॉल करने वाला हमेशा किस इंफॉर्मेशन के लिए बॉदर होता है, एक्चुअल पैरामीटर का इंफॉर्मेशन जिम्मेदार होगा ये उसको इवेल्युएट करके एक्टिवेशन रिकॉर्ड में डालना। और फिर जो ये तो हो गया कॉलर, और फिर ये कॉली क्या होगा, कॉली रेस्पॉन्सिबल होगा कैसा इंफॉर्मेशन डालने के लिए, तो लोकल डाटा अगर उसका कुछ है तो वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में वो पुट करेगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से एक ही फंक्शन के लिए दो तरह का इंफॉर्मेशन आपको डालना है। तो कॉल सीक्वेंस खत्म हो गया, अब क्या आया, रिटर्न सीक्वेंस। तो रिटर्न सीक्वेंस में पहले क्या डालना पड़ेगा, तो पहले आपको कॉली इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। कॉली में क्या देखना पड़ेगा कि भाई फंक्शन कोई वैल्यू तो नहीं रिटर्न कर रहा, अगर रिटर्न कर रहा है
तो इसका जो टॉप ऑफ स्टैक जस्ट बिलो वाला था वहां उसका एड्रेस, और फिर ये इसके एक्टिवेशन में क्या, किसके एक्टिवेशन में इस एक्स को पास करेगा, तो इस कॉलर के एक्टिवेशन में इसको पास करेगा, और इस वैल्यू को क्या करेगा, एक नया आपका एक्टिवेशन बनाएगा मेन के का इस फंक्शन के लिए, और उसमें इसका क्या करेगा, वैल्यू को असाइन करेगा। तो इट इज द वे टू हैंडल फॉर ईच फंक्शन। ये काम जो है वो क्या होगा, हर एक फंक्शन के लिए क्या होगा, रिपीट होगा। तो एक फंक्शन के लिए इस तरह से ये चारों इंफॉर्मेशन एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्टोर हुआ। फिर इसी तरीके से अभी आपने F1 के लिए क्या, अगर F1 F2 को कॉल करे तो F2 फिर उसमें इसी तरीके से ये चारों इंफॉर्मेशन आपका होगा स्टोर, है ना। 1 फॉर कॉल सीक्वेंस, 2 फॉर कॉल सीक्वेंस एंड 2 फॉर रिटर्न सीक्वेंस, ठीक है। फिर F2 अगर F3 को कॉल करता है तो इसी तरीके से पहले क्या होगा, स्टैक में पुश होता चला जाएगा। फिर जब फंक्शन फिनिश होगा एग्जीक्यूशन तो क्या करेगा, उसको पॉप करता चला जाएगा। तो ये ओवरऑल स्टोरी किसका है, स्टैक एलोकेशन का है। इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम उम्मीद तो है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा, कहीं कुछ छूट रहा होगा, तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए इसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।